हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज की हिंदी एक्सप्रेस में। हम आपको बता दें कि यूपीएसआई के लिए यहां पर फॉर्म भरने की डेट फिक्स हो गई है, तो 15 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। और हिंदी जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 100 नंबर की हिंदी यूपीएसआई के अंतर्गत आती है और हिंदी जो है वो यूपी लेखपाल में भी महत्वपूर्ण रोल रखती है। तो इसलिए हम लेकर के आ गए हिंदी एक्सप्रेस। प्रश्न वही जो परीक्षा में आएंगे और आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं प्रश्नों की इस यात्रा पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न वाक्यों में से शुद्ध को पहचानिए। ऑप्शन है राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। ऑप्शन सी है आपने अवश्य सुने होगा। ऑप्शन डी है मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये, तो इसका आंसर है डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो बाकी तीनों ऑप्शनों में क्या कमियां हैं आइए देखते हैं। विकल्प ए में पर कारक की अशुद्धि है, यानी यहां पर होना चाहिए था राधा घर पर नहीं है। विकल्प बी में नहीं लगा है, यानी राम पाठशाला में बैठा है, ये होना चाहिए था। विकल्प सी में सुना होना चाहिए, यानी आपने अवश्य सुना होगा, ना कि सुने होंगे। तो आइए ये प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अलंकार पहचानिए। यहाँ पर हमको अलंकार पहचान कर बताना है कि अलंकार कौन सा सही है। तो बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, ये आपको 2 लाइन दी गई है, इसमें अलंकार छाट के बताना है। तो यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, ये भी हमने यूपी के बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया है, क्योंकि यूपीएसआई की डेट फिक्स हो गई है। 15 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलंकार छाटना था। जब अपने प्रश्न पर लौट करके आते हैं, तो ऑप्शन ए है विभावना अलंकार, ऑप्शन बी है दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार, या ऑप्शन डी है उपमा अलंकार। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दृष्टांत अलंकार। तो आइए संक्षेप में इसकी जानकारी लेते हैं। तो जब एक वाक्य का प्रतिबिंब दूसरे वाक्य में देखने को मिलता है तो दृष्टांत अलंकार होता है। यहाँ बूंद और पर्वत का प्रतिबिंब संत और खल में देखने को मिल रहा है। और ये जो दृष्टांत अलंकार है ये अर्थालंकार का एक भेद है। आइए हम आपको समझाते हैं। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। बूंद बूंद अघात सहाई गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, यानी यहाँ पर जो है गिरी और बूंद के मध्य जो संबंध दर्शाया गया है, वैसे ही खल के वचन और संत के मध्य संबंध दर्शाया गया है। यानी कि खल जो होता है वो दुष्ट लोगों को कहा गया है और संत जो है वो अच्छे लोग हैं। जैसे कि गिरी जो पर्वत होता है वो बूंदों का आघात सहता है, उसी तरह जो संत लोग होते हैं वो दुष्ट प्राणियों के वचन को सह लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहता है अलंकार पहचानिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन 2 पंक्तियों में आपको अलंकार छाट करके बताना है। यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है ये। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है अंत्यानुप्रास, ऑप्शन बी है श्रुत्यानुप्रास, ऑप्शन सी है उपमा अलंकार, या फिर ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। जिसका आंसर है अंत्यानुप्रास। आइए हम पहचानते कैसे हैं कि ये अंत्यानुप्रास का ही ये लाइनें दी हुई हैं। तो पंक्तियों की तरफ चलते हैं। उपरोक्त पंक्तियों के अंत में देखने पर हम पाते हैं कि एक समान स्वरों की आवृत्ति हो रही है। ऐसी स्थिति कहाँ पर होती है? ऐसी स्थिति जो है वो अंत्यानुप्रास में होती है। यह जो अंत्यानुप्रास है वह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। और हम आपको बता दें, जो रामचरितमानस की पंक्तियां हैं ये परीक्षा में बहुत बार देखने को मिलती हैं। रामचरितमानस की तो ये चौपाइयाँ जो है रामचरितमानस की काफ़ी बार परीक्षा में देखी गई हैं। हमने कई पेपरों का एनालिसिस किया है, तब हमने पाया कि रामचरितमानस से जो है बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, यानी लास्ट में भी ई आया है। दूसरी पंक्ति में देखते हैं प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जाई के अंत में भी ई आया है। तो यहाँ पर जब अंत में एक समान स्वर आते हैं तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, और आंसर नंबर ए, यानी कि अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अब प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है आपका। तो प्रश्न नंबर 4 है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? यूपीएसएससी 2018 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है काल, या ऑप्शन डी है क्रिया। तो इसका आंसर है ए, यानी कि धातु, यानी क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको जान सकते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना में जो है पढ़ धातु से बनी हुई है, यानी पढ़ प्लस ना। तो जो आगे शब्द लगा है पढ़ उसको कहते हैं धातु, और जो पीछे शब्द लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो यहाँ पर ना प्रत्यय है और पढ़ धातु है, और दोनों को मिला करके शब्द बना पढ़ना। एक और आप एग्जाम्पल देख लेते हैं लिखना। इसमें लिख धातु है और ना प्रत्यय है, तो दोनों को मिला करके लिखना शब्द बना है, यानी कि जो धातु है इसमें लिख धातु है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देना, हमने कई बार आपको बताया कि जो नहीं शब्द है इस पर विशेष गौर कीजिएगा। तो अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है गजल, ऑप्शन बी है पहेलियां, ऑप्शन सी है गीत, और ऑप्शन डी है खली कबारी।
तो आंसर इसका होता है, आंसर नंबर है इसका सी, यानी कि गीत। यानी कि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने गीत नहीं लिखा है, बाकी ये सारे उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो आइए जान लेते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने गज़ल, तबला, पहेली, सितार का आविष्कार किया है। देखिए खालिक बारी जो है वो एक लेखन शैली है जिसमें इन्होंने एक किताब लिखी है। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है जिसमें जो लेखन शैली उन्होंने इस्तेमाल किया है वो लेखन शैली खालिक बारी है। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और ये दूसरों से आपको अलग बनाएगा कि खालिक बारी क्या है। तो खालिक बारी जो है वो एक लेखन शैली है, लेकिन उन्होंने कभी गीत नहीं लिखा है अमीर खुसरो ने। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, परिंदे कहानी निम्न में से किस एक कथाकार की है? यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है भीष्म साहनी, ऑप्शन बी है मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है निर्मल वर्मा, ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो इसका आंसर है सी, यानी कि परिंदे कहानी के कथाकार जो है वो निर्मल वर्मा हैं। तो अब और लोगों के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्रेमचंद बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर विषय बनते हैं प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी लिखी जिसमें मुख्य नायक का नाम हामिद है। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए हमने प्रेमचंद पर गौर क्यों किया है। तो प्रेमचंद की जो कहानी ईदगाह है उसमें काफ़ी जिसमें मुख्य नायक जो है उसका नाम हामिद है। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में देखने को मिला था कि ईदगाह कहानी के मुख्य नायक का नाम बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे कि ईदगाह कहानी जो है प्रेमचंद ने लिखी है और इसके मुख्य नायक का नाम हामिद है। और मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। और भीष्म साहनी की कहानी का नाम है कबीरा खड़ा बाजार में। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका इसका आंसर हो गया सी, यानी कि निर्मल वर्मा। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये भी यूपीएसआई 2016 का प्रश्न है। देखिए यूपीएसआई पर हमने विशेष गौर किया है क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है। 15 सितंबर से फॉर्म भरने की डेट आ गई है और दिसंबर उन्होंने फिक्स कर दिया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के प्रथम सप्ताह में वो पेपर करा देंगे। तो यूपीएसआई को फोकस किया है हमने, यूपीएसआई के काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं। तो प्रश्न नंबर 7 की तरफ देखते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है देव पुरस्कार, ऑप्शन बी है व्यास सम्मान, ऑप्शन सी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका आंसर है सी, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं साहित्य अकादमी के बारे में। देखिए 2013 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिलजुल मन को दिया गया जिसके रचनाकार मृदुला गर्ग हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 22 भाषाओं में दिया जाता है। वो 22 भाषाएं कौन सी हैं? जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित हैं। इसके साथ साथ 2 अन्य भाषाएं अंग्रेजी और राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ से। प्रश्न नंबर 8 क्या है? निम्न में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या है? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है बिल्लियां, ऑप्शन बी है बिल्लियां, ऑप्शन सी है बिल्ले या ऑप्शन डी है बिल्ला। तो इसका आंसर है बिल्लियां। तो हम आइए इसका संक्षेप में जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आता है वो ईकार अंत शब्द कहलाते हैं। और इनका बहुवचन बनाते समय हम कैसे करते हैं, किस तरह से इसका बहुवचन बनाएंगे? तो बड़ी ई को हटा करके छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं और अंत में या को जोड़ देते हैं। जैसे पत्नी का बहुवचन अगर आप देखेंगे तो पत्नियां हो जाता है। तो पत्नी भी जो है वो भी एक ईकारांत शब्द है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिन शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा लगे उसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? ये भी यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या ऑप्शन ए है मौसम, ऑप्शन बी है फूल, ऑप्शन सी है पीले और ऑप्शन डी है बसंत। तो इसका आंसर है सी, यानी कि पीले। पीले यहाँ पर विशेषण शब्द है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। ये यहाँ पर देखिए रंग की बात हुई है तो जो एक गुणवाचक विशेषण है। तो रंग जो भी बताते हैं जैसे नीला, पीला, गुलाबी जो भी रंग है ये कहीं पर भी आए तो ये विशेषण तो होता है, लेकिन विशेषण में भी कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है? दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का पर्यायवाची है। एमपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सांप कौमा नाग, ऑप्शन बी है क्षीर कौमा पय, ऑप्शन सी है शैल कौमा भूधर और ऑप्शन डी है पहाड़ कौमा नग। तो इसका आंसर है ए, यानी कि सांप और नाग इसका आंसर है। ये भुजंग का पर्यायवाची होता है। तो आइए संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। तो भुजंग का पर्यायवाची सांप, नाग, व्याल, भुजदर होता है और क्षीर का अर्थ है समुद्र। बाकी के दोनों विकल्प जो हैं शैल, भूधर, पहाड़ और नग ये भी पर्वत के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है अलंकार पहचानिए। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। तो इसमें हमको अलंकार देख करके बताना है। यूपी 2017 का प्रश्न है। देखिए अब नॉर्मल अलंकार के प्रश्न नहीं आते हैं, अब कुछ घुमा करके ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी है प्रतीप अलंकार, ऑप्शन सी है संदेह अलंकार या ऑप्शन डी है व्यतिरेक अलंकार। तो इसका आंसर है बी यानी कि प्रतीप अलंकार। तो आइए प्रतीप अलंकार के बारे में हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। तो प्रतीप अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जब महान चीज की तुलना किसी छोटी चीज से की जाती है और छोटी चीज को अधिक महत्व देते हैं, यानी कि जो महान चीज होती है उसको छोटा दिखा देते हैं और जो छोटी चीज होती है उसको बड़ा बताते हैं, तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। अब ऊपर की पंक्तियों के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ हृदय की तुलना पर्वतों पर फैली हुई बर्फ, देखिए हिम वो शब्द होता है जो बर्फ होती है काफी ज्यादा मात्रा में होती है और पर्वतों पर फैली होती है, उस बर्फ को हम हिम कहते हैं। तो यहाँ पर जो हृदय है उसकी तुलना पर्वतों पर फैली हुई बर्फ से किया गया है। तो हृदय तो काफी छोटा होता है लेकिन वो बर्फ बड़ी होती है, तो हृदय छोटा सा होता है। तो यहाँ पर हृदय को अधिक महत्व दिया गया है और बर्फ को कम महत्व दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आलोचना करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? एमपी जेल पुलिस 2017 के पेपर में यह प्रश्न आया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, जी छोटा करना, ऑप्शन बी है दांत दिखाना, ऑप्शन सी है दो टूक बात करना या ऑप्शन डी है टीका टिप्पणी करना। तो इसका आंसर है डी यानी कि टीका टिप्पणी करना। आलोचना करना मुहावरे का अर्थ है टीका टिप्पणी करना, तो और दांत दिखाने का अर्थ है मजाक उड़ाना। तो ये था प्रश्न। और दो टूक बात करने का अर्थ है सीधा सीधी बात करना, सीधा जवाब देना, ये इस मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक कौन सा है? तो भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, ये लाइन आपको सामने दी हुई है और इसमें आपको त्रुटिवाचक शब्द छांट करके बताना है। एमपी पटवारी 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है सम्मान, ऑप्शन बी है किया, ऑप्शन सी है स्त्रियों और ऑप्शन डी है भारत। तो इसका आंसर है स्त्रियों, यानी कि ये जो स्त्रियों लिखा है ये गलत लिखा है, यानी वर्तनी की यहाँ पर अशुद्धि है। तो सही क्या होगा? सही होगा स्त्री शब्द होता है, अतः विकल्प सी गलत है और बाकी तीनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? तीव्र का विपरीत शब्द क्या होगा? यानी तीव्र का विलोम आपको बताना है। एमपीपीसीएस 2019 का प्रश्न है, ये अभी हाल ही का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है तेज, ऑप्शन बी है सरल, ऑप्शन सी है धीमा, ऑप्शन डी है मंद। तो इसका आंसर होगा मंद, यानी मंद जो है वो तीव्र का विलोम होता है। सरल का विलोम कठिन होता है और धीमा का विलोम तेज होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि तीव्र का विलोम धीमा भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे धीमा जो है वो तेज का विलोम होता है और तीव्र का विलोम जो है वो मंद होता है, क्योंकि तीव्र एक तत्सम शब्द है। आपको याद होगा हमने बताया था जहाँ पर संयुक्त आपको शब्द देखने को मिल जाए वो सीधे सीधे तत्सम होता है। तत्सम और तद्भव में अंतर करना पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? असंगत विलोम का जोड़ा बताइए। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, गुप्त, प्रकट, कुटिल, सरल, ऑप्शन सी है दोस्त, सखा, ऑप्शन डी है गुरु और लघु। इसमें आपको बताना है कि जो विलोम है उनमें असंगत कौन सा है, कौन सा असंगत जोड़ा है। तो इसका आंसर है सी यानी कि दोस्त और सखा, ये समानार्थी शब्द हो गए। दोस्त और सखा दोनों समानार्थी शब्द हो गए, बाकी के ऊपर के तीनों जो है वो सही विलोम हैं। तो प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यूपीएआरओ 2018 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है रश्मि, ऑप्शन बी है यामा, ऑप्शन सी है भक्तिजन, ऑप्शन डी है रश्मि और नीरजा। तो इसका आंसर है बी यानी कि यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो रश्मि और नीरजा जो है वो इसी के भाग हैं, यानी यामा के भाग हैं रश्मि और नीरजा। और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह जी दिनकर को दिया गया था। देखिए उर्वशी के लिए काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो उसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, इसलिए हमने इस प्रश्न को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब हम आपको बता देते हैं अभी रिसेंट में, यानी कि आखिरी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को दिया गया है और उनका जो उपन्यास है शैडो लाइन्स उसके लिए उनको दिया गया है। ये आपके लिए जीके का भी प्रश्न है और आपसे आगामी परीक्षाओं में हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इनमें से नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है वारी, ऑप्शन बी है तटनी, ऑप्शन सी है सरिता, ऑप्शन डी है निर्झड़ी। तो इसका आंसर है वारी, यानी वारी जो है वो जल का पर्यायवाची होता है और बाकी के तीनों जो है वो नदी के पर्यायवाची हैं। तो हम याद कैसे करेंगे कि ये तीनों नदी के ही पर्यायवाची हैं? तो देखिए तटनी शब्द जो है उससे आपको ज्ञान हो रहा है कि जिसके पास दो तट होते हैं यानी नदी। सरिता जो है वो सरसर सरसर करके बहती है यानी फिर से नदी। और ऑप्शन डी है निर्झरणी, यानी वो निर्झर बहती रहती है। इस तरह से हमको याद हो सकता है कि जो नदी के पर्यायवाची हैं वो तटनी, सरिता और निर्झरणी हो सकते हैं।
प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, लोकोक्ति के बारे में हमने आपको पहले बताया था। लोकोक्ति जो है वो संस्कृत का शब्द है और मुहावरा जो है वो अरबी शब्द है। तो लोकोक्ति संस्कृत का शब्द है, ये देसी शब्द है। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति दी है कि थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ क्या है? यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है अलगाव की स्थिति, ऑप्शन बी है व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन सी है बुरे काम का बुरा फल, ऑप्शन डी है फालतू में अधिक बातें करने वाला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोथा चना बाजे घना का अर्थ है फालतू में अधिक बात करने वाला। तो देखिए, जो हल्के किस्म के व्यक्ति होते हैं वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यानी कि थोथा चना और बाजे घना जैसी बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए है विद्वानी, ऑप्शन बी है विदुषी, ऑप्शन सी है विद्वता, ऑप्शन डी है विदूषक। तो इसका आंसर है बी, यानी कि विदुषी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी है। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, हम उसे लिंग कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं कि जो विद्वान शब्द है, विद्वान पुरुषवाचक शब्द है, तो इसका स्त्रीवाचक शब्द जो है, स्त्रीलिंग शब्द जो है वो विदुषी है। एमपीएसआई 2016 में यह प्रश्न देखने को मिला है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। काश मैं उसे देख पाता, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? देखिए, इस जो लाइन दी है ऊपर, जो आपको पंक्ति दी है, उसमें एक चिन्ह का प्रयोग किया है काश के आगे, और यूपी लोअर पीसीएस का ये प्रश्न है। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं ये पूछा है इन्होंने। तो ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, ऑप्शन बी है अर्ध विराम, ऑप्शन सी है प्रश्न सूचक, ऑप्शन डी है विस्मय सूचक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो काश मैं उसे देख पाता में जो चिन्ह लगा है वो विस्मय सूचक चिन्ह होता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। प्रयुक्त चिन्ह जो है वो विस्मय सूचक चिन्ह है। जहाँ आश्चर्य, भय, शोक, घृणा व्यक्त करनी होती है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, सामान्य रूप से आप अगर कहीं पर भी भय, शोक या घृणा व्यक्त करेंगे तो आप नहीं व्यक्त कर पाएंगे। बोलने में तो आप व्यक्त कर देंगे, लेकिन जब हमको लिख करके दिखाना है तो हम कैसे अपने भावों और विचारों को व्यक्त करेंगे? तो उसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो चिन्ह लगा है वो विस्मय सूचक चिन्ह है। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी एक्सप्रेस के अंतर्गत। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपको आगामी परीक्षा जो एमपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एमपी जेल प्रहरी, अन्य सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आने वाली है 440 वोल्ट करंट अफेयर की, जिसमें हम करंट रिलेटेड सारी घटनाओं से जो प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और हम अगस्त जो है, देखिए आपका ख़त्म हो चुका है, तो अगस्त पूरे एक वीडियो बना देंगे हम 2 पार्ट में, जिसमें अगस्त के सारे करंट अफेयर को हम 2 पार्ट में करके आपके लिए लाएंगे। रैपिड फायर प्रश्न होंगे, 1 लाइनर प्रश्न होंगे। एक बार अगर आप वो देख लेंगे तो आपको करंट अफेयर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ सक्सेस जंक्शन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और भारत कोरोना से लड़ रहा है, तो भारत को कोरोना से लड़ने में सहायता दीजिए, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।